नो योर कस्टमर प्रावधान के उल्लंघन पर आरबीआई द्वारा द उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर पर 2,53,000 रुपए की अल्टमान क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे पर 10,000 रुपए, अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 16 लाख रुपए, रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर 3,10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। सिर्फ यही बैंक नहीं है जिन पर पेनाल्टी लगाई गई है, अन्य बैंकों पर भी कभी न कभी और आए दिन केवाईसी नॉर्म्स के उल्लंघन पर आरबीआई द्वारा पेनाल्टी लगती रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी व्यक्ति का बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश खाता खोलने से होता है। अगर खाता खोलते समय पूरी सावधानी बरती जाए तो भविष्य में नुकसान से बचा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका इंडिया भी मेंबर है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इस तरह के अन्य खतरों के लिए नियम बनाता है और मेंबर देश इसे अपने देश में लागू करते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है काले धन को सफेद करना, जबकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब है आतंकी गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराना। इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए लीगल फ्रेमवर्क है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 सभी रेगुलेटेड एंटिटी की ब्रांचेस जो विदेशों में है और रेगुलेटेड एंटिटी की सब्सिडियरी जिसमें रेगुलेटेड एंटिटी का मेजॉरिटी स्टेक है, वे चाहे इंडिया में है या फॉरेन कंट्री में है, सभी पर लागू होती है। यदि आरबीआई और होस्ट कंट्री जहां इंडियन बैंकिंग ब्रांचेस कार्यरत हैं के केवाईसी स्टैंडर्ड में भिन्नता है तो दोनों देशों के केवाईसी नियम में जो भी कठोर नियम है, रेगुलेटेड एंटिटी को उसे अपनाना आवश्यक है। यही नियम विदेशी बैंकों की शाखाएं जो इंडिया में कार्यरत है उनके लिए भी लागू होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी भारतीय बैंक की ब्रांच यूएसए में है। यहाँ भारतीय बैंक की ब्रांच जो यूएसए में है उसको आरबीआई और यूएसए के केवाईसी स्टैंडर्ड जो ज्यादा कठोर हो उनका पालन करना होगा। ऊपर हमने रेगुलेटेड एंटिटी की बात की। रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या दूसरी संस्था जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है। सभी इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज, रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स। इसके अलावा सभी अधिकृत व्यक्ति जिनमें मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के एजेंट भी शामिल हैं जो विनियामक द्वारा विनियमित है। अब आप विभिन्न प्रकार के कस्टमर और खाता खोलने के लिए जरूरी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की। अगर कोई व्यक्ति बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो उसे निम्नलिखित ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में से कोई एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। पहला पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो के साथ, आधार, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड जिस पर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर की सिग्नेचर अंकित हो और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता दर्ज हो। अगर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में वर्तमान पता दर्ज नहीं है तो ग्राहक इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा करा सकता है और 3 महीने के अंदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में वर्तमान पता
दर्ज कराकर उसे जमा करना होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट जो एड्रेस प्रूफ के लिए टेम्पररी बेसिस पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें डीम्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कहते हैं। डीम्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, वाटर बिल जो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसमें एड्रेस दर्ज हो, एम्प्लॉयर के द्वारा आवास आवंटन का जारी पत्र जिसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लिस्टेड कंपनी के द्वारा जारी किया गया हो। ज्वाइंट अकाउंट के लिए हर एक इंडिविजुअल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का इंडिपेंडेंट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेना आवश्यक है। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो उसे पासपोर्ट और वीजा की कॉपी, कॉलेज द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन लेटर कोर्स ड्यूरेशन के साथ, अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर जिसमें हॉस्टल का एड्रेस, रूम नंबर इत्यादि मेंशन किया गया हो। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहता है और उसके पास वर्तमान पता के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो वह अकाउंट ओपन होने के 30 दिनों के अंदर लीज या रेंट एग्रीमेंट लोकल एड्रेस के तौर पर जमा कराना होगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है। इसे आप यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। किसी विदेशी नागरिक या फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा अगर खाता खुलवाया जाता है तो उसे वैलिड पासपोर्ट और वैलिड इंडियन वीजा देना होगा। ओवरसीज एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी कोई डॉक्यूमेंट जैसे नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ग्रीन कार्ड या सोशल सिक्योरिटी कार्ड इत्यादि लिया जा सकता है। करंट एड्रेस प्रूफ के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट या डीम्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, फॉरेन एम्बेसी के द्वारा जारी पत्र या FRRO सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए। FRRO का मतलब है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यह संस्था उन फॉरेन नेशनल्स का रिकॉर्ड रखती है जो इंडिया में 180 दिन से ज्यादा रहने वाले हैं, जैसे स्टूडेंट, मेडिकल पर्पस से आए हुए लोग, रिसर्चर या एम्प्लॉयमेंट के लिए आए विदेशी नागरिक। फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया में 180 दिन से ज्यादा रुकने वाले हैं उन्हें इंडिया में आने के 14 दिनों के अंदर FRRO में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रोप्राइटरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस, अनइनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, HUF, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनी के लिए रिक्वायर्ड KYC डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया जा रहा है। इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ आपको लिस्ट दिया गया है जिसे कि आप खुद भी समझ सकते हैं। खाता खोलते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि खाते का बेनिफिशियल ओनर कौन है। लीगल एंटिटी खातों में बेनिफिशियल ओनर जानना अनिवार्य है। कंपनी अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर वह व्यक्ति होता है जिसके पास कंपनी के शेयर या कैपिटल या प्रॉफिट का 10% से ज्यादा हिस्सा होता है। ऐसा व्यक्ति जो शेयर होल्डिंग या मैनेजमेंट राइट्स के कारण अधिकतम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की शक्ति रखता हो या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में अहम रोल अदा करता हो, बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की शक्ति रखता हो, पॉलिसी डिसीजन में अहम रोल अदा करता हो या फर्म के कैपिटल या प्रॉफिट का 10% से ज्यादा का मालिक हो, पार्टनरशिप फर्म में उसे बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स खाते में बेनिफिशियल ओनर माना जाता है
जिसके पास प्रॉपर्टी या कैपिटल या प्रॉफिट का 15% से ज्यादा मालिकाना हक हो। ट्रस्ट में 10% या अधिक रुचि रखने वाले लाभार्थी और नियंत्रण रखने वाला कोई नेचुरल पर्सन ट्रस्ट अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। केवाईसी पॉलिसी के 4 की एलिमेंट्स हैं। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का मतलब है कोई भी अकाउंट बेनामी नाम से या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से नहीं खोलना है जो व्यक्ति है ही नहीं। अगर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का पालन करना संभव नहीं है तो ऐसे में भी अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के नहीं करना है। ज्वाइंट अकाउंट में सभी कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। पैन, जीएसटी या ई डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने से पहले जारीकर्ता से सत्यापित जरूर कर लें। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कस्टमर को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर लो, मीडियम या हाई रिस्क कैटेगरी में विभाजित करना है। रिस्क प्रोफाइलिंग कस्टमर आइडेंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन टाइप, सर्विसेज ऑफर्ड इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। रिस्क कैटेगराइजेशन कॉन्फिडेंशियल होता है और इसे कस्टमर को नहीं बताना चाहिए। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर का मतलब कस्टमर की पहचान करने से है, खासकर खाता खोलते समय, कस्टमर पर संदेह होने पर या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते समय और वॉक इन कस्टमर का 50,000 या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन करते समय। अब आप कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज वॉक इन कस्टमर एंड द आंसर इज ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन बैंक में ट्रांजैक्शन करता है वॉक इन कस्टमर कहलाता है। जैसे कैश में डीडी बनवाना। दूसरा प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति जो कि चेन्नई में रहता है लेकिन उसकी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और लेटर फ्रॉम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एड्रेस न्यू दिल्ली का है तो क्या चेन्नई में वह व्यक्ति खाता खोल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। व्यक्ति डीम्ड टू बी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जमा कराकर खाता खुलवा सकता है लेकिन खाता खुलने के 3 महीने के अंदर करंट एड्रेस के साथ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराना होगा। डीम्ड टू बी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, जैसे यूटिलिटी बिल जो 2 महीने से ज्यादा पुराना न हो, प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या फिर एम्प्लॉयर द्वारा जारी अकोमोडेशन अलॉटमेंट लेटर से है। थर्ड क्वेश्चन है अगर व्यक्ति का बदला हुआ नाम या नया नाम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या वह व्यक्ति अकाउंट ओपन करा सकता है या नहीं? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुराना नाम वाला ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट गैजेट नोटिफिकेशन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, खुश रहना कोई कला नहीं, बस दिल से जीना है। छोटी सी मुस्कान भी बड़े चमत्कार कर सकती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी खुशी ही आपकी असली पहचान है। फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।